अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, अ वेरी हैपनिंग एंड अ वेरी अनसर्टन डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि आज ये खबरें आ गई सामने कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तकरीबन उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है कि वो नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर दोबारा लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो समरी है हमारी ज़राए के मुताबिक वो भी मूव कर दी गई है आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से। मैं आपको तरीक़ाकार बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत पर आईपीसी मिनिस्ट्री यानी कि इंटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है, जो कि अब खेलों के मामला देखती है, इसके साथ साथ तालीम और शोबों के भी, वहाँ से सेक्रेटेरिएट से एक समरी मूव होती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें 2 नाम शामिल होते हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक नजम सेठी साहब और पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख साहब के नाम उस समरी में मौजूद हैं। प्रोसेस फिर ये होता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसकी मंजूरी देना होती है, लेकिन पीसीबी के मौजूदा आइन के तहत डायरेक्टली जो है वो चेयरमैन पीसीबी को हटाया नहीं जा सकता। इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो 2019 के जो नॉमिनेशंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वापस लेकर 2014 के आइन को बहाल कर दिया जाए। नंबर 2, वज़ीर-ए-आज़म या सेक्रेटेरिएट या किसी और दबाव के नतीजे में या एक हिंट के नतीजे में, जैसे आपको याद होगा जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होने वाले थे, नजम सेठी साहब ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया था। सो अब 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हालात इस जानिब ज़रूर बढ़ रहे हैं, बड़ी इसके हवाले स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मौजूद हैं कि चेंज तो होगा और गवर्नमेंट इसकी कोशिश भी करेगी। रमीज़ राजा साहब खुद इस्तीफ़ा दे देंगे या वो वेट करेंगे, या फिर ये समरी मूव होते से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तब्दीली की जाएगी। इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब ये है कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होनी है। ये सारी सूरत हाल जिस वक्त अब ये आप कह लें क्योस है, एक बड़ी एमरजेंसी की सूरत हाल लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इस वक्त एक बड़ी गैर यकीनी छाई हुई है। इसी दौरान अब न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंचने वाली है और फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज भी 26 दिसंबर से पहला टेस्ट शुरू होगा। सीरीज एक दिन पहले शेड्यूल कर दी गई थी, तो अब वक्त ज़्यादा बाकी नहीं है। इस सारी सूरत हाल पे आपको अपडेट करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से भी क्या अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो वेरी हैपनिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अनसर्टेनिटी भी बरकरार है, लेकिन लाइकली तो ये दिखाई दे रहा है जैसे कि तब्दीली होगी। मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा कलीम और इसी तरह हमारे इस्लामाबाद में रिपोर्टर हसीब भट्टी मौजूद हैं। कुछ देर में हमें सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजज़ियाकार सलीम खालिद साहब भी ज्वाइन करेंगे। हसीब, पहले बताइएगा रूल्स क्या हैं, कवानीन क्या हैं, और आज सुबह भी आपने जब खबर दी थी समरी तो जा चुकी हुई है, क्या मंजूरी आज हो सकती है, कब हो सकती है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? देखिए, जो जराए बताते हैं वो ये कि जो बैनुल सूबाई जो वजारत है उसकी जानिब से जो समरी मूव की गई थी उसके अंदर जो इस वक्त 2019 क्रिकेट बोर्ड का आइन खत्म करने के लिए के अलावा 4 नोटिफिकेशन जारी करने की जो है दरख्वास्त की गई थी, जबकि कुछ जराए ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये समरी मंजूर करके इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर को भिजवा दिया है। वहां से मंजूरी के बाद या फैसले होने के बाद इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी होगा। जो 2019 में वज़ीर-ए-आज़म के जो 2 नामजद करदा नामों को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरे नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि 2014 का आइन बहाल कर दिया जाएगा। चौथे नोटिफिकेशन में मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ दौरा न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्शन के लिए फौरी तौर पर अबूरी सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी और ये अबूरी सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों का ऐलान करेगी। इस हवाले से खबर तो आई कि टीम की अनाउंसमेंट किसी और एक्सपेक्टेड लगता है कि मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को करेगी। सलीम खालिद साहब के पास जाने से पहले रजा आप ही अभी ये बात कर रहे थे, टीम की स्क्वाड अनाउंसमेंट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अब होगा क्या, ये सिलेक्शन कमेटी जो टीम सेलेक्ट करेगी भी तो क्या ये आगे बरकरार रखी जाएगी? नाउ दिस इज अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए, मेरे ख्याल से तो शायद यही बरकरार रहे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। अगर गवर्निंग जिस तरीके से उन्होंने बताया 2014 का अगर आइन बहाल होता है तो उस वक्त रीजन्स थे, अब रीजन्स नहीं है, तो वो क्या प्रोसेस होगा, क्या उसका लाएअमल होगा, ये बहुत कानूनी पेचीदगियाँ होंगी। इसमें आने वाले वक्तों में इसकी हैपनिंग होगी। मेरे ख्याल से जो टीम अनाउंसमेंट हो इसीलिए अभी फौरन कर रहे हैं ताकि वो उसको चले। रजा का बहुत शुक्रिया, हसीब भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर तजज़ियाकार और जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब ने भी ज्वाइन किया। सलीम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन सारी आज रही है, अनसर्टेनिटी। आप माशाल्लाह बड़े बाखबर रिपोर्टर हैं। मेरे इत्तला के मुताबिक तो अभी 6 बजे के करीब टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जानी है, बट क्या ये अनाउंसमेंट मानी जाएगी? चूँकि जो तब्दीलियाँ हैं, और मुझे तो ये हैंड मिल रहे हैं कि आने वाला जो सेटअप है वो शायद चाहता नहीं है कि कोई किसी किस्म की अनाउंसमेंट अब की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट एक बड़ी अजीब और गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है और मज़ीद आगे इसके लिए मुझे लगता है 2-3 दिन लगेंगे। सफर सबसे पहले गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है। हम लोगों को आइडिया था काफी दिन पहले से, आपको पता है हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे कि किसी भी वक्त कोई चेंज हो सकता है। तो वो अब वो करीब आ चुका है।
और चूंकि सीरीज जारी है और मैच शुरू होने में अभी कुछ दिन ही रह गए हैं, तो स्क्वाड अनाउंस करना भी जरूरी है। जो नया क्रिकेट बोर्ड है, ऐसा नहीं होगा कि नजम सेठी साहब को वो अपॉइंट कर देंगे डायरेक्ट। आपको पता है एक प्रोसेस से होकर आना पड़ेगा, जिस तरह से बीओजी में नॉमिनेशन होती हैं, फिर एक रस्मी इलेक्शन होता है, उसमें इंतखाब होता है या कोई और खड़े ना हो इलेक्शन में, तो बगैर किसी इलेक्शन के ही इंतखाब हो जाता है। सलीम भाई, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, तस्वीर भी कर दीजिएगा, इसमें गाइड भी कर दीजिएगा। आई थिंक प्रोसेस तो यही है कि आईपीसी मिनिस्ट्री के जाने से एक नोटिफिकेशन जाता है वज़ीर आज़म साहब के पास, वज़ीर आज़म अगर उसकी मंजूरी दें तो फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जाता है। लेकिन एक शिक ये भी है कि चेयरमैन या तो खुद इस्तीफ़ा दे या 2014 के आइन को बहाल किया जाए, तभी जो है तब्दीली वज़ीर आज़म हाउस से मुमकिन है। अगर इस्तीफ़ा नहीं आता तो क्या 2014 के आइन की बहाली के बगैर और सिर्फ समरी की बुनियाद पर तो शायद तब्दीली नहीं हो पाएगी? तो आपको सिचुएशन क्या लग रही है? क्या रमीज़ राजा साहब खुद जाना चाहेंगे जैसे नजम सेठी साहब ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया था, या आपको लगता है कि आगे चल के मामला ज़का अशरफ नजम सेठी साहब की जो एक कशमकश रही, आपको क्या लगता है, आपका अंदाज़ा क्या है? गफार, देखें, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात ये कि आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान साहब के जाने का टाइम लग रहा था एज अ वजीर आजम, तो कराची में रमीज राजा साहब से हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं जुबैर नजीर साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर खान साहब गए तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, ओहदा छोड़ दूंगा, बोला था उन्होंने। बिल्कुल कहा था, ऑडियो सुनी हमने। वो 2 मिनट अभी तक नहीं हुए भाई, कितने महीने हो गए इस बात को भी। तो क्या आप समझते हैं, डू यू थिंक कि वो अब छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये जो कुर्सी होती है ना गफार, ये चिमट जाता है इंसान, बस समझे आप, उसके बाद छोड़ने का दिल नहीं चाहता, हटाना पड़ता है। क्योंकि कई ऐसे मौके आए, जैसे हम आपके शो में ही मैंने कई बार बोला कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इनको बुलाया हो मुलाकात के लिए या इनसे टेलीफोन पर बात की हो। एक मुलाकात अभी रिसेंटली हुई जब वो एक तकरीब हुई थी, आपको याद होगा, बिल्कुल उसमें। अब रही बात कानूनी जंग की, तो बातें तो सुनने में आ रही हैं कि जी ये भी रमीज राजा भी कोशिश कर रहे हैं इस तरह की कि कोई ऐसा हो, कोई कोर्ट में जाएं और रिलीफ लेने की कोशिश करें। देखिए, दो बातें हैं। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, शुगर मिल्स के मालिक हैं। वो इस चीज को अफोर्ड कर सकते थे कि अगर ऐसा कुछ है तो वो लंबी भी कानूनी जंग अगर लड़ना चाहते वो लड़ सकते थे। रमीज राजा एक साबिक क्रिकेटर है, उनका कोई पैसे तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन ज़का साहब वाला उनके पास ना ही दिल है कि इतना खर्च करें, ना ही मेरा ख्याल है कि इतना पैसा होगा कि वो करोड़ों रुपए या लाखों, जितना बड़ा अमाउंट होगा, जितना बड़ा केस, उतने बड़े लॉयर और उतना बड़ा चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट से आप नहीं लड़ सकते। हुकूमत ने अगर फैसला कर लिया है कि क्रिकेट बोर्ड में चेंज करना है तो वो करेंगे, चाहे रमीज साहब कुछ भी करें, वक्ती तौर पे उसमें तातुल डाले, तो पहले भी हुआ था ज़का साहब के दौर में भी जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, हमने पहले भी बात की थी, आपको याद होगा जब नजम सेठी साहब जा रहे थे और जब रमीज राजा साहब आए थे, एहसान मानी, हमें हमेशा इस बात को डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये असूली बात है। ये बात ये नहीं है कि हम रमीज राजा साहब के जाने पर बहुत खुश हैं या हम नजम सेठी साहब के आने पर बहुत खुश हैं, बात असूल की है। सलीम साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, या 20 साल से ज़ायद आपकी सहाफ़त को और सारा कुछ। ये जो तब्दीली क्रिकेट बोर्ड में हमारी सियासत से जुड़ी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से यही रमीज राजा साहब आए थे, नजम सेठी साहब को जाना पड़ा था, एहसान मानी साहब आए थे, एहसान मानी साहब को जाना पड़ा था, रमीज राजा साहब आए थे, अब उनको जाना ही पड़ेगा। कल को नजम सेठी साहब को भी, अगर अगले साल इलेक्शन होते हैं, मैं सियासत का तालिब इल्म नहीं उतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर कोई एक एज्यूम कर लें कोई चेंज आता है तो इनको भी जाना पड़ेगा। सलीम साहब, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट को इस तरह से सेट कर लें, ये सबके लिए है, ना किसी के आई थिंक अगेंस्ट है ना फ़ायदे में होगा। एक असूली बात है कि सियासत से हट जाए ये चीज़, ये क्यों पॉसिबल नहीं है दुनिया के दीगर बोर्ड्स की तरह? बहुत अच्छा सवाल आपने गफार किया। मैंने यही बात की थी अपने एहसान मानी साहब से जब वो क्रिकेट बोर्ड में गए थे, तो मैंने जाने के बाद उनके पूछा था कि जी आपके पास मौका था, आपने क्रिकेट बोर्ड का आइन चेंज किया, आप इसमें ये चीज रख सकते थे। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई थी, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट से ही मुझे इसकी इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन होना यही चाहिए। क्रिकेट बोर्ड है ये, इसको बिल्कुल मामलात इसके अलग होने चाहिए और एक गवर्नमेंट से अलग हो, अपना एसोसिएशन या दूसरे लोग हों, उसके ही लोग गवर्निंग बोर्ड में हों और फिर वही लोग जो है इलेक्शन में फिर वो नॉमिनेट करें कि जी फला है ना होना चाहिए। सारी एसोसिएशन को लाएंगे, नहीं कि गवर्निंग बोर्ड इसमें जितनी भी एसोसिएशन बने, जैसे अभी पुराना आयल बहाल हुआ, तो जितनी है सबको फिर लेकर आए, फिर सबको मौका दें। वो एक ऐसा चीज होगी नॉन पॉलिटिकल जो है। अभी तो क्रिकेट बोर्ड का ऐसा पिछले कुछ अर्से से बना हुआ है कि इनाम किसी को देना होता था तो
उसको बना देते थे। लेकिन नजम सेठी साहब जो है, अब उनकी सेकंड या एक तरह से थर्ड इनिंग है, तो अब काफी चीजें समझ गए। पहले वो आए थे, उनको क्रिकेट का इतना पता नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने PSL शुरू कराई, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लेकर आए, तो काफी समझ चुके हैं। मेरा ख्याल है अब जो वो आएंगे एक नए रूप में आएंगे और यकीनन क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। रही बात क्रिकेट बोर्ड के दूसरे ऑफिशियल्स के बारे में, तो जब आप पॉलिटिकली किसी के साथ अपनी एफिलिएशन शो करते हैं तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा। सुभान अहमद ने क्रिकेट बोर्ड में कितने चेयरमैन आए गए, लेकिन सुभान अहमद को किसी ने नहीं निकाला, वो अपना काम करते रहे। बोर्ड में चेंज होता था क्योंकि वो बोर्ड चला रहे थे असल। लेकिन जब एहसान मानी आए, फिर इशू हुआ उनका वसीम खान का कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर सुभान को मजबूरन जाना पड़ा। ऐसा सेटअप होना चाहिए, सुभान की तरह लोगों को करना चाहिए। होता ये कि अभी जो लोग हैं उनमें से कोई जो है वो किसी सियासतदान के। अच्छा सलीम फारिस साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, 1 मिनट आपके अंदर प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो फैसला तो बहुत पहले शायद हो जाना चाहिए था, ये भी एक आई थिंक इस गवर्नमेंट को क्रेडिट है कि कम से कम उन्होंने रमीज राजा साहब को एक इनिंग खेलने पर टाइम दिया और रमीज राजा साहब के पावर्स भी रहे, उन्होंने जूनियर लीग भी कराई अपनी मर्जी से, सारा कुछ किया। लेकिन आपको क्या लगता है एकदम से ये सूरत हाल जो बनी है, क्या ये एकदम बनी है या इसमें टेस्ट सीरीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो काउंट कर रही है? एक पेशावर के हवाले से उन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया जिसपे पेशावर ज़ल्मी, जावेद आफरीदी और जितने फैंस हैं पेशावर के वो बड़े नाखुश हैं। असल बुनियादी वजह क्या बनी है इस वक्त जो ये पॉइंट एकदम से दोबारा डिस्कस हो रहा है? अगर आप मुझसे बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, मैं इशारा दूंगा आपको। किसी अहम शख्सियत ने कहा था कि रमीज राजा को नहीं हटाना, वो अहम शख्सियत जब गई तो फिर रमीज राजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, तो किसी वक्त भी उनको हटाया जा सकता था, तो वो अब टाइम आ गया। रही बात पेशावर, बहुत ही गलत उन्होंने बयान दिया था। आप खुद अपने घर के बारे में किसी से कभी कोई बुरी बात नहीं करते पब्लिकली, कोई अगर मसला है तो आपस में करते हैं। जावेद आफरीदी साहब ने अगर गुस्सा दिखाया, बिल्कुल सही गुस्सा दिखाया, वो पेशावर के हैं, KP के हैं, वहां के बेटे हैं वो, तो जाहिर है उनको उनके लिए फाइट लड़नी है, उनको करना है, तो उन्होंने बिल्कुल सही PCB को दिखाया। और देखें अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस बयान के बाद ही जो है रमीज राजा की अब कुर्सी भी जारी है, तो इसीलिए कहते हैं पहले तोलो और फिर बोलो। कुछ हद तक तो क्रेडिट फिर जावेद भाई भी ले ही जाएंगे इसका। तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और एक्सपेक्टेड यही था कि कुछ फास्ट बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो हसन अली की जनाब वापसी हुई है। अच्छी खबर यह कि नसीम शाह भी इंजरी से एहतियाब होने के बाद मौजूद हैं, जबकि कामरान गुलाम को अजहर अली की जगह शामिल किया गया है, जबकि हारिस रऊफ भी शामिल नहीं है, उनकी इंजरी का मसला है। तो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जनाब अनाउंस हो गया है और मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं और लगता यही है कि शायद उनको 11 में भी बरकरार रखा जा सकता है। सलीम साहब, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट इसी सिलेक्शन कमेटी ने कर दी, जैसे आपने सही फरमाया था कि चूँकि वक्त कम है तो ये प्रोसेस तो करना ही था। आपकी पहली राय क्या है इस टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट पर? सबसे पहले मैंने चेक किया कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस, तो मुझे 16वें नंबर पर नजर आया कायद आजम ट्रॉफी पे वो, तो मुझे थोड़ी हैरत हुई है कि काफी लड़के जैसे हुरैरा ने अच्छा परफॉर्म किया था, यंगस्टर हैं, और भी लड़के नजर आए जो कर रहे हैं। उस्मान सलाउद्दीन, मैं देख रहा हूँ लिस्ट, बड़े बड़े इसमें नाम, जैसे मोहम्मद हुरैरा ने 1024 रन बनाए और उस्मान सलाउद्दीन 862, उमर अमीन 774 जी, और सैयद ताहिर है कोई 708, इवन आउट ऑफ फॉर्म जिसको फवाद आलम को कहते हैं 706 रन तो इसने बनाए हुए हैं। कामरान गुलाम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, 597 रन है जी। तो ये शायद मोहम्मद वसीम साहब जस्टिफाई कर सकेंगे कि क्या खास वजह है कि नंबर 16 पे जो बैटर है उसको मुंतखब किया गया है। हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ या आप रहनुमाई कर सकें। सर एक चीज़ तो है कि ये सब की परफॉर्मेंसेज हैं या थोड़ा सा उनको रेट की जाता है एक फ्यूचर के तौर पर, तीनों फॉर्मेट जैसे अब्दुल्ला शफीक, बट आपने ठीक कहा, मैं और आप इमीडिएटली तो कुछ इस पे हतमी नहीं, मैं और आप इस पे हतमी कुछ नहीं कह सकते। आपने सही कहा कि सिलेक्शन कमेटी इस पे जस्टिफाई कर सकती है, बिकॉज इतनी जल्दी तो हमें टाइम भी नहीं मिला, जैसे आपने तो लिस्ट निकाल ली, बट मैं लाइव हूँ तो मैं लिस्ट भी अभी नहीं निकाल सका। तो लेट्स सी कि इसकी क्या आप, लेकिन आपका पॉइंट ठीक है, अगर इससे ऊपर प्लेयर्स मौजूद हैं तो शायद उनको भी कंसिडर किया जा सकता था। 16 नंबर बहुत होता है गफ्फार, टॉप 16 को आपने सेलेक्ट किया, इसका मतलब है 15 को आपने छोड़ा, उन 15 में से काफी तो स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन फिर जो नहीं है उसके जहन में जरूर आएगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया, 16वें नंबर को आपने ले लिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी बहुत जल्दी है, हो सकता है कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, बाद में पता चले कि जी ये वजह थी। खैर जो भी है, हसन अली बहुत लकी है कि वो खराब परफॉर्मेंस होती है, वो बाहर होते हैं, जब वो बाहर होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो भाई वकार यूनुस है फिर ले आओ उसको। लेकिन सर मीर हमजा क्या करें, वो तो फिर नहीं सिलेक्ट हुए और आप देखें कि वो को तो क्रिकेट छोड़ दे। मीर हमजा या सर ताबिश खान की तरह उनको एक टेस्ट खिला लिया जाएगा क्रेडिट लेने के लिए।
ये तो जुल्म है यार, उस लड़के के हाँ। साथ जुल्म है। ये बेचारा मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छी परफॉर्मेंस है, कई जगह उसकी बन रही थी, कितनी दफा मौके आए, लेते ही नहीं है। मोहम्मद वसीम को शायद उससे कोई जाती दुश्मनी है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, या कोई और वजह है, पता चल जाएगा कुछ दिनों में। इन्होंने मोहम्मद वसीम साहब ने आखिरी टीम अपनी सिलेक्ट कर ली है। अब वो लैपटॉप है जिसमें वो लैपटॉप, उसका तो पहले फौरन चेक कराना चाहिए, साइंटिस्ट को देना चाहिए, जिससे उनको अच्छे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आती थी। दोस्तों यारों के मैसेजेस मिलते थे, उस पर टीम मुंतखब हो जाती थी। और अब उस लैपटॉप पे बैठ के उनको यूट्यूब वीडियो बना के फिर बुराइयां करनी चाहिए, शायद बाद में कोई दूसरा चीज चेयरमैन है उनको कोई जॉब दे दे। तो स्क्वाड तो वो ऐसे ही मुंतखब करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि नसीम शाह बरकरार हैं, ये अच्छी बात है। हारिस नहीं है, वो फिट नहीं हो सके। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड की तरह पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बनेगी। इंग्लैंड की टीम तो बहुत जबरदस्त है। जी जी। गो के तरने वाला तो हम जिम्बाब्वे को भी नहीं समझ सकते, हमारा भरोसा नहीं होता। लेकिन सर फिर भी श्रीलंका में मैं- वाइट वॉश करके गया हुआ लिमिटेड ओवर्स में, और जिम्बाब्वे भी हरा चुका है, तो बस अल्लाह खैर करे। हाँ, यही मैं तो बोला। लेकिन सरफराज का जहाँ तक बात है, आप अभी जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद अब सरफराज को खिलाएंगे दोनों मैच, और रिजवान को अगर वैसे ही बाहर बिठाते तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता। तो स्क्वाड में उनको रखा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर दोस्ती यारी को भूल गए साथी जो उनके प्लेयर्स हैं, जी जी। जैसे एकदम दोस्तियां याद आ जाती हैं। कल भी आपने लेकिन देखा सर इसमें होगा लिखा कि हुआ कहता है कलामी माफ कि मोहम्मद अली एंड फ़हीम अशरफ एडवाइज टू पार्टिसिपेट इन द ऑन गोइंग पाकिस्तान कप। अब मुझे कोई ये बताए, हम भी कभी कभी ना सलीम भाई, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो बेचारा टीम में आता है, एक दो मैच में रन नहीं करता या विकेट नहीं लेता, उसका कैरियर खत्म, लेकिन उस बेचारे की मेहनत तो खैर होती है। लेकिन मोहम्मद अली के ऊपर मैं ये ज़रूर बात करूंगा कि आपने जो रावलपिंडी की पिच बनाई जिस पर 500 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उस बेचारे को डेब्यू भी उस विकेट पे करा दिया और बाद में उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। मोहम्मद अली का कसूर था, मैनेजमेंट का कसूर था, सिलेक्टर का कसूर था? गफार उन्हीं डेड विचों पे जहां पर आप बोल रहे हो, पिचेस पे जो 500 उन्होंने रन बनाए, जो उन्होंने किया, उनका 40 साल का बंदा भी तो विकेट ले रहा था। हमारे बैट्समैनों को तो बोल्ड किया उन्होंने। लेकिन सलीम भाई लगता है थोड़ा हार्श है किसी को डेब्यू कराना। अब एंडरसन की तो एक एक्सपीरियंस है, ऑली रॉबिन्सन का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा ऐसी विकेट पे स्पिनर को खिलाते, शायद वो कराची में डेब्यू करते? मे बी, मैं सिर्फ इसलिए मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि हम आउट गोइंग वाले बंदे पे हम भी बात नहीं करते, फैंस भी छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनके साथ जस्टिस हुआ है जिस तरह की विकेट पे डेब्यू हुआ उनका। थोड़ा सा अफार में आपसे इख्तिलाफ करूंगा, जी, क्योंकि जी। हम लोग तो वही डेब्यू कराएंगे ना जहां हम क्रिकेट खेले। बाहर ले जाके डेब्यू कराते, फिर कहते हैं कि यार नया लड़का था, नया तो नहीं, नया खिलाड़ी था, उसको आपने बाहर ले जाके ठीक है। डेब्यू करा दिया। लेकिन मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अगर देखूं तो मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया था मोहम्मद अली ने। ठीक है, वो एक एवरेज बॉलर लगे, और अगर उनके साथ शाहीन आफरीदी और ऐसा होता कि साथ में एक और कोई अच्छा बॉलर होता, हारिस रऊफ होते, और बीच में कहीं इनको बॉलिंग देते, कोई अच्छी पिच होते, तो शायद चल जाते। लेकिन एज अ मेन स्ट्राइक बॉलर अगर आप मोहम्मद अली पर और फ़हीम अशरफ पर इंहिसार कर रहे हैं, तो फिर तो भाई सलाम है आपको। आप मीन सेलेक्टर किया ना पिछले मैचों में, क्या हुआ? जितनी भी स्पिन पिच हो, वहां पे फास्ट बॉलर तो खेलते ही है ना, एक दो, और बीच में एक आध विकेट भी मिल जाती है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर इस सीरीज में बुरी तरह नाकाम रहे। 63 की एवरेज से जी जी। 11 विकेटें हासिल की हैं। जितने भी तजुर्बेकार उनके बॉलर हैं, उनकी होम कंडीशन नहीं थी, उन्होंने आउट किया। एंडरसन ने भी आउट किए, दूसरे पेसर्स ने भी आउट किए, बाबर को भी बोल्ड किया, दूसरे रिजवान वगैरह को भी आउट किया। हमारे पेसर्स इसमें कुछ नहीं कर सके, इन्हीं पिचेस पे खेलकर वो बड़े हुए। आपसे तो कुछ सवाल तो तो मैं परफॉर्मेंस डायरेक्टली के इसलिए खिलाफ- पूछ रहा हूँ कि आपकी शायद इस पर मुझे तबसरा चाहिए, लेकिन मैं नदीम खान साहब का सवाल तो उनसे जरूर पूछूंगा जब वो कभी आए। उन्होंने कहा था जी 140 के कोई 10 बॉलर हमारे पास आ गए हैं, स्टेटमेंट छपी, मैंने भी उनसे पूछा नाम, तो उन्होंने कहा जी 2-3 नाम है, बाकी मेकिंग में है। तो ये तो हसन अली फिर वापस आ गए हैं, इस तरह मोहम्मद अली आपने सही कहा कि लगे वो इतने इंप्रेसिव नहीं, तो कहाँ है सर वो शुएब अख्तर की रफ्तार वाले 140 बॉलर जो हमने ढूंढे हुए हैं? बहुत जबरदस्त सवाल गफार आपका। बात यही है कि ये लोग बातें करते हैं, और जब कभी मौका पड़ता है तो कोई ऐसा साबित नहीं होता कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, या ये लेकर आए हम, इसने ऐसा कर दिया। सऊद शकील है, तो बेचारा बहुत अरसे से खेल रहा है, सेटअप का हिस्सा था, उसको चांस नहीं मिलता था, स्क्वाड में होता था, तो उसका क्रेडिट क्या लेंगे ये। लेकिन बाकी जो लड़के हैं, ऐसा प्लेयर जैसे अभी हम देख लेंगे, नंबर 16 को उठा के ले आए, नंबर 1 और नंबर 2 वगैरह, वो लोग ऐसे ही बैठे रह गए। राइट टाइम पे प्लेयर को चांस दें आप, जब वो अच्छी फॉर्म में हो, बुरी पिचेस पे खेलकर उसने परफॉर्म किया होता है। तो जैसे अभी रमजा की बात कर रहे हैं, इवन मोहम्मद अब्बास का मैं कहता हूँ, मोहम्मद अब्बास तो क्यों नहीं खिला रहे हैं भाई? मोहम्मद अब्बास सीनियर प्लेयर है, जो अभी खेल रहे हैं उनसे तो बेहतर ही परफॉर्म करेगा यार गफार, आप चांस तो दें। सर वो इंग्लिश काउंटीज को क्रिकेट की नॉलेज थोड़ी है, वो खिला रहे हैं उनको, हमारी नॉलेज ज्यादा है। तो इनको देखना चाहिए ये कि भाई
कर क्या रहे हैं सिलेक्शन। नदीम खान साहब से बिल्कुल सवाल बनता है। अभी तो खूब दस्तयाब होंगे, आपको थोड़े ही दिन रह गए उनके भी, वो भी फारिग होने वाले, जो हालात लग रहे हैं उनके चलें, मुताबिक। मुझे एक तो न्यूज़ फिर ब्रेक की तरफ आराम बढ़ना है से सलीम भाई, वापस आके हम जरूर स्क्वाड पे थोड़ी और बात करते हैं। फिर जो पॉसिबल चेंजेस हैं, क्या ये आखिरी स्क्वाड ही सिलेक्ट किया है? और मुझे तो आगे लग रहा है कि कहीं इसमें तब्दीली दी जाए, कोई नया सेटअप आता है तो हर कोई अपनी एक अथॉरिटी तो स्टैम्प करवाना ही चाहता है, तो क्या कोई आगे भी हम ऐसी सूरत देखेंगे? सलीम भाई, कल हमने एक ट्रेंड भी देखा सोशल मीडिया पर जिसमें सोचना मना है, फिर बाबर आजम के हवाले से ट्वीट्स हुए और शाहीन शाह अफरीदी समेत कुछ प्लेयर्स ने भी किए, फिर फैंस भी कर रहे थे और कुछ ट्रेंड अभी तक भी शायद मौजूद है। ये इससे क्या आपको इंडिकेट हो रहा है? क्या कोई टीम के अंदर आपको लगता है कि जो 3-0 की जो शिकस्त हुई है उसके बाद किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है? आपकी राय क्या है इसकी? ये क्या मामला है? असल में कल एक ट्वीट की थी, मैंने भी की थी एक ट्वीट जो काफी वायरल हुई, जिसमें मैंने कहा था कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है तो आपको कैप्टन चेंज करना पड़ेगा, टेस्ट से बाबर को हटा के सरफराज को कैप्टन बनाए। कुछ और लोगों ने भी ट्वीट की थी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो काफी एक माहौल सा बन गया था ना कि यार ये क्या है। तो शायद उस पर कुछ प्लेयर्स को फील हुआ कि यार ये गलत है, तो आ गए कि उन्होंने बोर्ड को भाई एक डरा दिया है कि भाई सोचना भी मना है, अगर तुमने सोचा भी मना है। एक तरह से ये डरा रहे थे कि भाई ये तुम लोग गलत करोगे अगर कैप्टन बदला तो, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बाबर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, आपको नजर आ रहा है। जिस तरह कराची टेस्ट में उनको खाने पे जाने से रोका गया, उस पर नाराज हो गए, चले गए। अगले दिन 1 घंटे तक वो फील्ड में नहीं उतरे, बहुत बुरा इंप्रेशन गया बाहर। आलमी सतह पर भी, पाकिस्तान में भी बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बोर्ड वाले भी अपनी कुर्सियां संभाल के बैठे हैं, तो दूसरे की तरफ क्या करेंगे। लेकिन ये सब चीजें इंडिकेट कर रही है कि बाबर बहुत ज्यादा दबाव में है। होम ग्राउंड पर आप 3-0 से हारे हो इंग्लैंड से। 67 साल में पहली बार, 67 साल हमें हो गए होम ग्राउंड पे खेलते हुए, हम 3-0 से हारे। उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से 1 मैच हारे थे। 4 टेस्ट लगातार हम हार चुके हैं घर पर अपने। ये बहुत बड़ी चीज है गफार, इसको आप भूल नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्चुनेटली बाबर बहुत बड़े क्या लगता है सलीम साहब, जो आखिरी में सवाल जो कि 2 मिनट बाकी है, आपको लगता है जो नया सेटअप अब आ रहा है ये इस सूरत हाल के तनाजुर में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट होता हुआ देख रहे हैं? जो कि सकलैन मुश्ताक साहब का टेन्योर तो खत्म ही हो गया, 23 फरवरी 2023 तक है, फिर चीफ सेलेक्टर का तो परफॉर्मेंस ही उस पर इतनी तनकीद हो रही है, लेकिन बाबर तो चूंकि एक बहरहाल पाकिस्तान के प्लेयर हैं, प्लेयर इतनी जल्दी आसानी से तब्दील नहीं होते। फिर कोई ऐसी वाइस कैप्टन कह लीजिए, रजवान खुद अंडर प्रेशर हैं, सरफराज भी टीम में है नहीं, शायद वो आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखना बाकी है। आपको लगता है क्या लाइकली रहेगा ये जब टेस्ट सीरीज़ के बाद जो मुमकिन तौर पर टेक ओवर लग रहा है? मैं देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कप्तान के लिहाज से कोई इतनी ज्यादा तब्दीली शायद ना हो, बोर्ड आते के साथ ही नहीं छेड़े, क्योंकि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, हमें उसको भी ख्याल रखना है। लेकिन बाबर को भी ये ख्याल रखना है कि कोई भी प्लेयर खेल से बड़ा नहीं होता, खेल है तो प्लेयर है। तो बाबर को थोड़ा एटीट्यूड अपना इस तरह से सही करना पड़ेगा, जैसे वो बाहर नहीं गए, बैठे रहे, ग्राउंड में नहीं गए, तो उस तरह की चीजें थोड़ी बुरी लगती हैं। बरही बात सकलैन मुश्ताक की, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कोच नहीं है, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर कहता हूँ, तो उनके लिए कोई मसला नहीं, कहीं भी जाके फिट हो जाएंगे वो। या असिस्टेंट कोच वगैरह तो छुपा हुआ होता है ना, या बॉलिंग कोच उधर सही है। हेड कोच के तौर पर जो है आपको सामने आना पड़ता है, तो वहां पर वो एक्सपोज हो जाते हैं। मोहम्मद वसीम साहब की परफॉर्मेंस आपके सामने है, खुद बोल रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमारे मेन पेसर इंजर्ड हो गए, हारिस भी इंजर्ड हो गए, शाहीन नहीं थे, बाद में नसीम भी इंजर्ड हो गए। क्या उन्होंने रिप्लेसमेंट दिया? कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया। तो हमें मोहम्मद अली और फहीम अशरफ को अपना स्ट्राइक बॉलर बनाकर खिलाना पड़ा यार। और अब उनको एडवाइस किया गया पाकिस्तान कप जाए जाके खेलने, तो वो 65 टीम से ही बाहर हो गए। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मोहम्मद वसीम ने कोई जरा सी भी किसी में कुछ ठीक है। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कतई कलामी के लिए माफी, चूंकि वक्त हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। पुराम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल स्क्वाड के हवाले से मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन कीजिएगा 5:05 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।